तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद क्लासिक और रहस्यमयी लोक कथा की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां सदियों पुरानी चेतावनियां और युवाओं का अंधा अहंकार बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। बिना किसी पक्षपात के हम आज सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक आम सी घटना एक खौफनाक किंवदंती का रूप ले लेती है और पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। असल में ऐसी लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं गढ़ी जाती, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों को सामने लाती हैं। हम देखेंगे कि अज्ञात का वो जो डर होता है, वो कैसे एक पूरे समुदाय की सोच बदल सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई कहानी सच में डरावनी कब बनती है। सोचिए, जो पानी जीवन के लिए सबसे बुनियादी चीज है, वही अचानक से पूर्ण भय और मृत्यु का स्रोत बन जाए। जब कोई जीवन रक्षक चीज ही जानलेवा बन जाती है, तो वो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती है। जिस चीज पर लोग रोजमर्रा के जीवन के लिए पूरी तरह से निर्भर थे, वही अब एक ऐसा मृत्यु का जाल बन गई जिसे पार करना असंभव था। ये अजीब सा विरोधाभास ही इस पूरी कथा की असली नींव है, जो एक साधारण से गांव की कहानी को एक भयानक दुस्वप्न में बदल कर रख देता है। खंड 1, पुराना गांव का कुआं और एक शांतिपूर्ण अतीत। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस खौफनाक सच से पहले एक बेहद शांतिपूर्ण अतीत भी हुआ करता था। अगर हम कहानी की शुरुआत में वापस चलें, तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। यहाँ का भूगोल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटा सा गांव जिसके चारों ओर घने जंगल फैले हैं। किसी भी रहस्यमयी लोककथा में ये जो अकेलापन होता है, जो दुनिया से कटे होने का एहसास होता है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तत्व है। ये एकांत इस बात की गारंटी देता है कि जब कुछ बुरा होगा तो बाहर से कोई मदद नहीं आएगी। ये घने जंगल एक प्राकृतिक जेल की तरह काम करते हैं, जो किरदारों को उनके आने वाले विनाशकारी अंत से भागने नहीं देते। इस कुएं के महत्व को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये गांव के लिए सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं था, ये उनके अस्तित्व का एकमात्र सहारा था। पीढ़ियों से लोग इसी का पानी पीकर बड़े हुए थे। अब जरा सोचकर देखिए, जब पूरा समुदाय किसी एक ही स्रोत पर इस कदर निर्भर हो, तो उसका दूषित होना या श्रापित होना किसी भी समुदाय के लिए सबसे विनाशकारी घटना बन जाती है। इस निर्भरता का सीधा सा मतलब था कि गांव वालों के पास इस कुएं से दूर जाने का कोई विकल्प ही नहीं था। उन्हें हर दिन उसी जगह जाना पड़ता था, जो जल्द ही उनके लिए सबसे बड़े डर का कारण बनने वाली थी। ये मजबूरी ही इस कथा को और भी अधिक दुखद बनाती है। खंड 2, निशा की रहस्यमयी मौत और कहानी का मोड़। यहीं से इस शांत कहानी में एक बहुत ही गहरा और अंधकारमय मोड़ आता है। यह वह समय है जब गांव की एक लड़की निशा के साथ एक बेहद दुखद घटना घटती है। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा उत्प्रेरक है। बस एक रात और सामान्य जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। निशा रहस्यमयी परिस्थितियों में उसी कुएं में गिरकर मर गई। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि लोक कथा ये कभी स्पष्ट नहीं करती कि वो आखिर गिरी कैसे। क्या ये महज एक हादसा था, या क्या उसने जानबूझकर छलांग लगाई थी, या फिर कुछ बहुत बुरा था जिसने उसे वहां धकेल दिया था। ये जो अनुत्तरित प्रश्न है, यही इस घटना के चारों ओर एक गहरा रहस्य बुनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आखिरी शब्द, मरने से ठीक पहले एक धीमी और कांपती हुई आवाज में कही गई ये बात, इस पूरी घटना को एक साधारण दुर्घटना की श्रेणी से निकालकर एक खौफनाक श्राप में बदल देती है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक प्रतिज्ञा है, एक साफ चेतावनी है, जिसने इस जीवन देने वाले कुएं के साथ एक गहरे और काले अंधविश्वास को हमेशा के लिए जोड़ दिया। मृत्यु के समय कहे गए शब्दों को अक्सर लोक कथाओं में बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और यहाँ इन शब्दों ने एक ऐसी अदृश्य जंजीर बना दी जो आने वाले कई सालों तक उस गांव का दम घोटने वाली थी। खंड 3, काले पानी का श्राप और खौफ की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। डर की ये जो संरचना है ना, ये अचानक से नहीं बनी। ये एक पूरा व्यवस्थित घटनाक्रम था जिसने गांव वालों के दिमाग पर धीरे धीरे कब्जा किया। सबसे पहले मौत हुई, जिसने एक गहरा सदमा दिया। फिर वो पानी जो कभी एकदम साफ और मीठा था, बिल्कुल काला पड़ गया, जैसे कुआं भीतर से सड़ रहा हो। उसके बाद हर रात एक निश्चित समय पर रोने की आवाज आने लगी, जो मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने वाली थी। और अंततः जो सबसे भयावह था, लोगों का हमेशा के लिए गायब हो जाना। ये कदम दर कदम बढ़ता हुआ डर है,
लोक कथाएं अक्सर इसी तरह काम करती हैं। वे एक झटके में सब कुछ नष्ट नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे माहौल को इतना खौफनाक बना देती हैं कि इंसान का तर्क ही काम करना बंद कर देता है। इस सटीक समय यानी रात के ठीक 12 बजे के महत्व को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में आधी रात को अक्सर चुड़ैलों और आत्माओं का समय कहा जाता है। यह वह समय माना जाता है जब जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा पतला होता है। इस कहानी में ठीक 12 बजे का इस्तेमाल एक निर्धारित मानसिक तनाव पैदा करने के लिए किया गया है। हर दिन जैसे जैसे घड़ी की सुई 12 की तरफ बढ़ती, पूरे गांव का डर अपने चरम पर पहुंच जाता। समय की यह पाबंदी उस खौफ को एक रूटीन बना देती है जिससे भागना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। खंड 4 गांव वालों का खौफ और इसके परिणाम। अब ये सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं रह गई थी। ये उस एकांत गांव के लिए एक वास्तविक अस्तित्व का संकट बन चुका था। इस पूरी किंवदंती का सबसे डरावना पहलू ये है कि इसका परिणाम पूर्ण विनाश था। कुएं से आने वाली उस दर्द भरी आवाज ने कई लोगों को अपनी ओर खींचा, लेकिन जो कोई भी उस रोने की आवाज के पीछे उस घने अंधेरे में गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं, बस पूर्ण शून्यता। ये कभी वापस न लौटना एक ऐसी कठोर सच्चाई थी जिसने गांव वालों की आत्मा को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। एक ऐसा नुकसान जिसे कोई भी तार्किक दिमाग नहीं समझ सकता था। इस खौफ का अंतिम परिणाम बहुत ही हैरान करने वाला था। उन्होंने अपने जीवन के मुख्य स्रोत को ही पूरी तरह से त्याग दिया। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो मानव व्यवहार का ये एक बहुत ही क्लासिक सर्वाइवल रिस्पॉन्स यानी जीवित रहने की वृत्ति है। जब किसी ऐसी जानलेवा चीज का सामना होता है जिसे समझा न जा सके, तो इंसान खुद को बचाने के लिए उससे पूरी तरह से दूरी बना लेता है। गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना ही बंद कर दिया। उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए मीलों दूर से पानी लाना स्वीकार किया, लेकिन उस कुएं की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। ये साफ दर्शाता है कि जब डर बहुत गहरा हो जाता है तो इंसान अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। खंड 5 4 दोस्तों की नादानी और संशयवादियों का आगमन। कई साल बीत जाते हैं। गांव एक डरे हुए लेकिन शांत माहौल में जी रहा होता है, लेकिन ये शांति बहुत ही नाजुक होती है। तभी गर्मियों की छुट्टियां बिताने 4 दोस्त आते हैं, रोहन, अमन, दीपक और सोनू। कथा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये किरदार सिर्फ 4 लड़के नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक ऐसी आधुनिक सोच का हिस्सा है जो तार्किक है, जो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को चुनौती देना चाहती है। वो एक ऐसे स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं जो एक पारंपरिक नासमझ डर से घिरा हुआ है। वो ऐसी दुनिया से आए हैं जहां विज्ञान और तर्क का बोलबाला है, और वो इस पुराने डर को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का स्पष्ट और खतरनाक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ वो स्थानीय लोग हैं जिनका डर उनके जीवित रहने की वृत्ति से जुड़ा है। उनके लिए ये श्राप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसने उनके अपनों को निगला है। और दूसरी तरफ इन युवाओं का भारी अहंकार और अविश्वास है। उनकी नज़र में ये सारी बातें सिर्फ भ्रम है। वे स्थानीय इतिहास और पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियों को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने तर्क से सदियों पुराने डर को हरा सकते हैं, और सच कहूं तो यही वो घमंड है जो उन्हें एक भयानक पतन की ओर ले जाता है। खंड 6 आधी रात का फैसला और आखिरी गलती। और यहीं से जन्म लेता है वो फैसला। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को कुएं पर जाएंगे, ठीक उसी समय जब श्राप सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उस रात की कल्पना कीजिए, जंगल का वो गहरा सन्नाटा, जहां हवा की सरसराहट भी एक चीख जैसी लगती है, चारों तरफ पसरा हुआ गुप्त अंधेरा, और उन 4 लड़कों के कदमों की आवाज जो सीधे खतरे के जबड़े में जा रहे थे। दुनिया भर की लोक कथाओं में हमेशा एक चेतावनी छिपी होती है। जब अतीत की चेतावनियों का घमंड में आकर अपमान किया जाता है तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। वे बस सच की तलाश में गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक किंवदंती का हिस्सा बना लिया। और कहानी हमें इसी एक गहरे सन्नाटे और सवाल के साथ छोड़ देती है, उन 4 दोस्तों का आखिर हुआ क्या? ये कहानी जानबूझकर इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती, और यही अनसुलझा डर है जो इस किंवदंती को हमेशा जिंदा रखता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच कुछ चीज़ों को अनसुलझा ही छोड़ देना चाहिए? जब हम उस चीज़ को चुनौती देते हैं जिसे हम समझ नहीं सकते, तो उस अहंकार की कीमत कितनी भारी हो सकती है।
इस सवाल का जवाब अब बस उस काले पानी वाले कुएं के गहरे, खामोश अंधेरे में ही दफन है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।